बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्स के बारे में। आज हम सेल्स के ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे कि सेल्स के अंदर कौन सी और किस तरह के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी मौजूद हैं। अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस गोल्जी बॉडीज़ और माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की बात करें तो राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स और वैक्यूल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हमारे सेल्स में फ्लॉट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो एक जगह पर फिक्स नहीं होते। लेकिन अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की बात करें तो वो एक जगह पर फिक्स होते हैं और वहीं पर अपना काम फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमारी बुक में 3 तरह की डेफिनेशन लिखी हुई हैं। बहुत सारी तरह की जो हमारी बुक है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनल्स के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आज हम 3 तरह की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन और न्यूक्लियस। चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म से। सबसे पहले साइटोप्लाज्म सेल्स के अंदर कितने ही फीसद पद तक मौजूद होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म हमारे सेल्स का सबसे ज़्यादा वाला पार्ट है। अगर हम सेल्स का वॉल्यूम लें तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आएगा, यानी 90% तक जो सेल्स का वॉल्यूम होता है वो साइटोप्लाज्म की वजह से मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन अप्लाई करता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सिर्फ डीएनए मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन अप्लाई करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। उस साइटोसोल्स के अंदर सॉल्ट्स मौजूद होता है, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स यानी लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स एंड अदर मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद होते हैं उस साइटोप्लाज्म के अंदर। जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लिक एसिड्स हैं। 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक होता है डाइन्यूक्लियोटाइड, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी एटीपी, एडीपी, इस तरह के मोनोन्यूक्लियोटाइड्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अगर डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल लें तो एनएडीपी, एनएडीपीएच, ये सारे डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल लें तो डीएनए, आरएनए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल है। साइटोप्लाज्म के अंदर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स यानी एटीपी और एडीपी मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म हमारे सेल्स की जो ऑर्गेनल्स है उनको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना फंक्शन आसानी से अप्लाई कर सकें। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन भी और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी। हमारी टेक्स्ट बुक में जो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल्स, इट कंसिस्ट अप टू द 90% ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद है। इस सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर 90% तक पानी मौजूद है। इट इज़ आल्सो कंटेन द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। इट्स मेन function, it holds together the organelles which make up to the cytoplasm. It is also nourished the cells by the supplying it with the salts and the sugars and provided a medium for the metabolic reactions. ये हर एक organelles को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सॉल्ट्स के ज़रिए, शुगर्स के ज़रिए। जो भी सेल्स के अंदर सॉल्ट, शुगर्स आ जाता है, साइटोप्लाज्म उसके ज़रिए हर एक ऑर्गेनल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ये एक मीडियम परफॉर्म देता है हर एक ऑर्गेनल्स को, ताकि वो अपना जो फंक्शन है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो आसानी से अपना काम जारी रख सकें। जो दूसरी डेफिनेशन है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हमारी पूरी जो सेल्स है उनकी जो शेप्स है उनको बरकरार रखता है। साइटोस्केलेटन हमारी हर सेल्स में फैला हुआ होता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स मौजूद है। हमारी जो बुक में टाइप्स के बारे में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हमारी बुक में डेफिनेशंस लिखी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि साइटोस्केलेटन का जो मेन फंक्शन है वो हमारी मेयोसिस और माइटोसिस, एक अलग प्रोसेस है, उसमें काम आता है। साइटोस्केलेटन हमारी सेल वॉल के अंदर जो डिपोजिशन मौजूद होती है उसके अंदर काम आता है। साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन
प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, यानी इसके जो 3 पार्ट्स है वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं और ये ख़ुद भी प्रोटीन का बना हुआ है। सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट है वो हमारी सेल्स की शेप्स को बरकरार रखते हैं, यानी उनको हिलने नहीं देते, उनकी जो शेप्स होती हैं उनको अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। हम जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें भी साइटोस्केलेटन का बहुत हाथ है और माइक्रोफिलामेंट्स हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक यानी अमेबा की जो मूवमेंट होती है, यानी वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाता है, तो वो इसी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से जाता है। क्योंकि अमेबा के ना पैर होते हैं ना हाथ होते हैं, तो वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक कैसे जाएगा, तो उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी सेल्स की शेप्स को बरकरार रखता है, हमारी मसल्स को सपोर्ट करता है, हमारी मसल्स की मूवमेंट में मदद करता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो हमारी नर्व्स, हमारी न्यूरॉन्स में मदद करता है। हमारी 3 टाइप्स के न्यूरॉन है, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, एक है और तीसरी टाइप होती है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, हमारे सेंस, हमारा जितना भी काम है, हम जो महसूस करते हैं वो लेता है और उसके बाद वही सेंस आगे कर देता है, आगे पार्सल करता है, वो होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन। वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन अपने पास जब सेंसरी न्यूरॉन से सारा सेंस ले लेगा, सारे मैसेजेस ले लेगा, फिर वो मोटर न्यूरॉन यानी दिमाग के न्यूरॉन के पास सारा जो मैसेज है वो आगे भेज देता है। इसी इंटरमीडिएट न्यूरॉन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। इसी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है वो मैसेज मोटर न्यूरॉन तक आसानी तक भेज देते हैं। तो इसकी जो बेस्ट फंक्शन है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का वो न्यूरॉन यानी एक्सोन है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन है। इसकी जो तीसरी टाइप है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इसका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है वो है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन हमारी जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर यानी पैरामीशियम्स यानी यूग्लिना, ये सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक हैं, तो इनकी जो मूवमेंट्स है उसमें भी मदद करता है। हमारी साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनल्स एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक अगर मूव हो जाएं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से मूव होते हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ें, द माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क्स ऑफ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क फैले हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। द वेरियस फिलामेंट्स दैट स्प्रेड आउट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, प्रोवाइडिंग द बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विद इन द सेल्स। ये हमारे सेल्स की शेप्स को सपोर्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो प्रोटीन है वो ट्यूबुलिन कहलाती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की और माइक्रोफिलामेंट्स की जो प्रोटीन है वो एक्टिव प्रोटीन कहलाती है। आपके सामने ये साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर डायग्राम नज़र आ रही है कि साइटोस्केलेटन कहाँ कहाँ मौजूद होता है। जैसे ये हमारा सेल है, पूरी बॉडी में हमारे सेल्स की पूरे उसमें फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, ये सेंट्रियोल, ये हमारी माइटोसिस और मियोसिस में मदद करता है। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ये जो पूरी सेल्स में फैले हुए हैं ये साइटोस्केलेटन है। यहाँ से साइटोप्लाज्म के यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से जो फैले हुए हैं ये देखें, ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही है इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको क्या क्या कहा, सीलिया और फ्लैजेला की मूवमेंट्स में मदद करता है। अगर हम दूसरा पार्ट देखें, अगर हम दूसरी पार्ट देखें, यहाँ पर ये जो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स मौजूद हैं हमारी पूरे सेल्स के अंदर। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ज़्यादातर हमारे नर्व्स, हमारे दिमाग की
नसों के अंदर मौजूद होते हैं, यानी हमारी दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन का था कि किस तरह साइटोस्केलेटन हमारी पूरे सेल्स में फैले हुए होते हैं। अब जो तीसरी डेफिनेशन है वो न्यूक्लियस है। अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अगर हमारी जो पूरी बॉडी है, कौन सा एक ऐसा पार्ट है अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी पूरी डेथ हो जाए। ब्रेन हमारा एक ऐसा पार्ट है, अगर ब्रेन की डेथ हो जाती है तो हमारी पूरी बॉडी की डेथ हो जाती है। अगर सेल्स के ब्रेन की बात करें कि सेल्स के अंदर एक कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनल्स है, अगर उसको हम ब्रेन कहें सेल का, वो न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं न्यूक्लियस सेल्स का, क्योंकि सारा फंक्शन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। न्यूक्लियस सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था। वो अपने हमारे सेल्स की हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सब जो फंक्शन अप्लाई हो रहा होता है वो उस न्यूक्लियस की वजह से हो रहा होता है, वही सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियोलस मौजूद हों तो उसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। अगर कम मिकदार में हो या 1 या 2 हो तो भी हर सेल्स में अलग अलग जिस तरह का वो सेल होगा उस तरह के न्यूक्लियस मौजूद होंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोलस मौजूद होते हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और क्रोमेटिन नेटवर्क्स मौजूद होते हैं। अगर हम टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल्स। न्यूक्लियस हमारे ऑर्गेनल्स का, हमारे सेल्स के ऑर्गेनल्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। एंड इट्स कंटेन द इंटायर सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, यानी हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। वो किस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डीएनए के थ्रू आती है। The presence of the nucleus is primarily factor that distinguishes eukaryotic and the prokaryotic। यही न्यूक्लियस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जो सेल्स है उनको डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा सेल यूकैरियोटिक है और कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सिर्फ डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। Nucleus is covered by the two phospholipids membrane known as the nuclear envelope। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जो फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन के बने हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। दैट सेपरेट द न्यूक्लियस एंड द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यही न्यूक्लियर एनवलप, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो जाता, साइटोप्लाज्म का सारा सॉल्यूशन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता और न्यूक्लियस बाहर चला जाता साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी न्यूक्लियर एनवलप की वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। द न्यूक्लियोपोर्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियर एनवलप है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियर पोर्स की वजह से हमारे जो एक्सचेंज मटेरियल होते हैं, यानी जब मेयोसिस में हमारे एक सेल्स के डीएनए दूसरे सेल्स, एक सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है दूसरे सेल्स के क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स करते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। जब डीएनए एक सेल से दूसरे एक क्रोमोसोम्स से दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर मिक्स होता है तो वो उसी न्यूक्लियर पोर्स की वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स में। ठीक है, इसमें आरएनए की एग्जाम्पल दी है जैसे डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द ग्रेन्युलर फ्लूइड इस प्रेजेंट कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर फ्लूइड मौजूद होता है। इसको हम कैरियोलाइम भी कह सकते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म द एग्रीशन ऑफ द आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट नाउन एज द न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर राइबोसोम्स यानी आरएनए राइबोसोम ज़्यादा मिकदार में न्यूक्लियस का एक पार्ट है न्यूक्लियोलस जो उसके अंदर मौजूद होता है। राइबोसोम सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं।
In non-dividing cells, the genetic material it's found in the form of the network in the form of the nucleus called the chromatin network. Chromatin network जैसे न्यूक्लियोलाइम्फ यानी न्यूक्लियोप्लाज्म एक न्यूक्लियस का फ्लूइड है, उसी न्यूक्लियोलाइम्फ और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं। उसी न्यूक्लिक एसिड्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए हैं और न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। और डीएनए प्रोटीन कहाँ पर मौजूद होता है? क्रोमोटिन नेटवर्क के अंदर मौजूद होता है। ये पूरा जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और उसका क्या क्या फंक्शन है। अब जैसे न्यूक्लियस की एग्जाम्पल है, न्यूक्लियस की डायग्राम है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा पार्ट है। अब सबसे पहले हम न्यूक्लियोपोर्स को देखते हैं कि न्यूक्लियोपोर्स का, अब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर स्पोर्स मौजूद होते हैं। इसी न्यूक्लियर स्पोर्स की वजह से हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है डीएनए और आरएनए एक सेल से दूसरे सेल या एक क्रोमोसोम्स में दूसरे क्रोमोसोम्स तक कैसे जाता है? इस न्यूक्लियर पोर्स की वजह से जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं क्रोमोटिन। एक क्रोमोटिन फ्लूइड मौजूद होता है न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। न्यूक्लियर एनवलप यानी बाहर की जो न्यूक्लियर एनवलप है उनके अंदर बहुत सारा फ्लूइड मौजूद होता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। इस कैरियोलिम्फ्स के क्रोमोटिन नेटवर्क, इस कैरियोलिम्फ इस फ्लूइड के अंदर क्रोमोटिन नेटवर्क्स मौजूद होते हैं। क्रोमोटिन नेटवर्क्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। वो न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। यानी इन शॉर्ट के डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है? क्रोमोटिन नेटवर्क्स के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस कुछ सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में होते हैं, यानी एक न्यूक्लियोलस 2, 3, 4, 5 या कुछ सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स यानी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, अगर उनकी जगह उनकी पोजीशन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोलस में मौजूद होती है, यानी राइबोसोम सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं या उसके बाहर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोलस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, जैसे इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है। ये तो पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है।